Hello everyone. Today we will continue with chapter number 5, Democratic Resurgence. This is the third video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed that Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. Okay, now she was no more an MP and therefore could not remain the Prime Minister. But on June 24, the Supreme Court granted her a partial stay on High Court order. Okay, she could remain an MP till the appeal was not decided. She could remain an MP but could not take part in the proceedings of the Lok Sabha, and that was very insulting for Indira Gandhi. So that's all we have discussed in the previous lecture, and in today's lecture we are going to continue from crisis and responses. Fine. The opposition political party led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation. अब यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण थे, जो ओपोजिशन के लीडर थे एक तरीके से, क्योंकि सारे की सारी ओपोजिशन पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को अपना सपोर्ट दे दिया था, एंड जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो. फाइन. सो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज थी, लाइक द भारतीय जनसंघ था, कांग्रेस ओ था, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, जितनी भी बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, सबने अपना समर्थन जो है एक तरीके से अपना सपोर्ट कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण को दे दी थी. तो अब जबकि इंदिरा गांधी के 1971 के इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो चुके थे बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट. ओके, तो अब जयप्रकाश नारायण ने प्रेशराइज करना शुरू किया इंदिरा गांधी को कि वो अपना रिज़ाइन दे. ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज ए मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्लीज रामलीला ग्राउंड ऑन 25 जून 1975. और ये डिक्लेरेशन किया कि बहुत ज़्यादा मैसिव जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा. मतलब 29 जून का टाइम दिया गया कि 29 जून तक अगर इंदिरा गांधी ने रिज़ाइन नहीं दिया तो एक नेशन वाइड स्ट्राइक की जाएगी. एक तो ये. दूसरा, उन्होंने अपील की पुलिस को और आर्मी को. क्या अपील की कि नॉट टू ओबे द इमोरल गवर्नमेंट, इलीगल एंड द इमोरल ऑर्डर्स को आप फॉलो नहीं करो. जितने भी पुलिस या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन सबको उन्होंने क्या किया, उनको ये कहा, उनसे ये अपील की जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने. और दूसरा, इंदिरा गांधी को कहा कि भाई जब इतने करप्शन से आपने इलेक्शन जीते हैं तो आपके जो इलेक्शन है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो चुके, उसके बाद भी आप रिज़ाइन नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हो. फाइन. जबकि किसी भी लोकसभा की किसी प्रोसीडिंग्स में आप पार्ट नहीं ले सकते हो एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी पोस्ट पे रहने का. तो उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू किया, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना शुरू किया इंदिरा गांधी पे कि भाई आप रिज़ाइन करो. ओके, सो इन दिस वे हम क्या देखते हैं कि जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल मूड है कंट्री का हैड टर्न्ड अगेंस्ट द कांग्रेस. पूरी तरीके से कांग्रेस के अगेंस्ट हो चुका था सब कुछ, मोर देन एवर बिफोर, जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा. तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी. और उन्होंने अनाउंस किया था जयप्रकाश नारायण ने कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में काफ़ी बड़ी रैली होने जा रही है 25 जून 1975. और उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज भी की, ये मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया. द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी. और इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. ठीक है, ऑन 25 जून 1975. ये डेट आपको अच्छे से रट लेनी है, डेट ऑफ इमरजेंसी. 25 जून 1975 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट देयर वॉज ए थ्रेट of internal disturbances and therefore it invoke article 352. यहाँ पे एक स्टेट बन चुकी है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की, इसलिए जो ये आर्टिकल है जो इमरजेंसी के अंतर्गत आता है 352 जो आर्टिकल्स है वो लगाया जा रहा है. 352 आर्टिकल. देखिए, इमरजेंसी का मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्टिकल 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि पूरे के पूरे नेशन में, पूरे के पूरे राष्ट्र में इमरजेंसी लगा दी जाती है. तो ये इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि या तो हमें एक्सटर्नल वॉर का कोई थ्रेट हो, कोई खतरा हो, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस लाइक द सिविल वॉर टाइप, ऐसी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉयलेंस जिसके अंदर क्रिएट हो जाए, तो उन सिचुएशन के अंदर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. दूसरा जो इमरजेंसी का प्रावधान है वो है आर्टिकल
356 के अंडर में आता है स्टेट इमरजेंसी। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगती है जहाँ पे पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एक प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में पूरा सेटअप आ जाता है। ठीक है। तीसरी इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी 360 आर्टिकल के अंडर में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम पर लग जाती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी थी आर्टिकल 352 के अंडर में नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर ये बोला था कि जो ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है अंडर द आर्टिकल 352, ये किस ग्राउंड पे लगाई जा रही है? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कंट्री में, तो इस वजह से ये इमरजेंसी लगाई जा रही है। अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट could declare a state of emergency on ground of external threat और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब इन दोनों ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड, और गवर्नमेंट ने अब ये इमरजेंसी जो है वो डिसाइड कर चुकी थी। टेक्निकली स्पीकिंग दैट वाज विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सम स्पेशल पावर टू द गवर्नमेंट वंस एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। देखिए, जब एक बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने के अंदर ये मेंशन है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी के पास जो गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाएंगी, यानी कि बहुत सारी स्पेशल पावर जो थी वो गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं और हमारे सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे मेंशन भी है, वंस द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन पर्टिकुलरली सस्पेंडेड। जो भी हमारा फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है, फेडरल पावर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाता है वो सिस्टम, और सारी की सारी जो पावर आ जाती हैं वो इन द हैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट है या तो उनको कम कर सकती है या फिर पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, राइट। So from the working of the provision of the constitution, it is clear that emergency is seen as an extraordinary condition। ऐसा माना जाता है कि जो इमरजेंसी लगती है ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही लगाई जाती है। इट इज़ मैंशन, दिस इज़ ए प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन। यानी कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक पावर का मतलब, पॉलिटिक्स का मतलब हो जाएगा आप कोई बंद नहीं, धरना नहीं, हड़ताल नहीं, ठीक है, अपोजिशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कोई रैली नहीं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, नथिंग। जितनी भी अपोजिशन की पॉलिटिक्स है सारी की सारी ख़त्म, राइट। तो देयर फॉर स्पेशल पावर आर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट एंड इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी स्पेशल पावर्स आ जाती हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ऑन द नाइट ऑफ द 25 जून 1975 को क्या हुआ, क्योंकि दिन में रैली थी बहुत बड़ी रामलीला ग्राउंड के अंदर जयप्रकाश नारायण की, और इतने बड़े लार्ज स्केल पे रैली थी, बहुत लोग आए थे सुनने के लिए, और वहाँ पर बड़ी पैट्रियोटिक फीलिंग्स, एक डेमोक्रेसी को रिवाइव करने की बातें कही जा रही थी। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के राष्ट्रकवि रह चुके हैं, उनकी कविताएं वहाँ पे गाई जा रही थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओके, तो इस तरह के कुछ कैच वर्ड्स और फ्रेजेस वहाँ पे यूज़ की जा रही थी उस टाइम पे रैलीज़ में। तो अब 25 को दिन के अंदर रैली होती है 25 जून को, और नाइट के अंदर द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। आधी रात के बाद जो है इमरजेंसी को अनाउंस कर देते हैं टू प्रेसिडेंट। उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे ना, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये आपको लर्न करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द 1 मार्कर क्वेश्चन, कि उस टाइम पर इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट का नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। एंड ही इशूड द प्रोक्लेमेशंस इमीडिएटली। वो एकदम से ये पूरा का पूरा जो मैटर था उसको सुनते हैं और इमीडिएटली ही प्रोक्लेम कर देते हैं इमरजेंसी को, जबकि प्रेसिडेंट को पूरी कैबिनेट के साथ मीटिंग करने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं।
विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट कोई भी प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम पे हुई। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेस वाज डिस्कनेक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है, जो बड़े बड़े प्रेस होती है हमारे न्यूज़पेपर जहाँ पे छपती हैं, वहाँ की आधी रात के बाद जो है अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट तो क्या होती है उनको पता ही नहीं होता कि क्या रीज़न है इलेक्ट्रिसिटी कट होने के। तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। इन द अर्ली मॉर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड द वर्कर्स ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड। और जैसे ही सुबह होती है, जो जो ओपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स थे, ओपोजिशन पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी कांग्रेस ओ के लीडर हो या भारतीय लोक दल के लीडर हो, ओके, या सोशलिस्ट पार्टी के हों, मतलब कोई भी, या भारतीय जनसंघ, कोई भी ओपोजिशन पार्टी जो जो भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे या जो जो उस टाइम पर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में बोले थे, ओके, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घरों से उठा लिया जाता है सुबह होती ही। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो, कैबिनेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, एक स्पेशल मीटिंग जो कि 6 AM को होती है 26 जून को, यानी कि मिडनाइट के बाद 25 को इमरजेंसी डिक्लेयर की, और एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है कैबिनेट की बाय द प्राइम मिनिस्टर सुबह 6 बजे 26 जून को। उसमें ये बता दिया जाता है कि भाई देखो, ये सब डिसीज़न हमने इमरजेंसी के ले लिए हैं और इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी गई है। यानी कि कैबिनेट को इन्फॉर्म भी अगले दिन किया जाता है डिसीज़न लेने के बाद। अब पेज नंबर 110 एंड 111 पर कुछ आपकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, वो आप पढ़ लेंगे। उस टाइम की न्यूज़पेपर जो क्लिपिंग है उनकी फ़ोटो आपको दी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से इमरजेंसी, ये 3-4 दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद प्रिंट हुए थे ये पेपर्स, क्योंकि उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क हेयर। 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, सो द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम वेरी क्वाइट थ्रू टेंस, मतलब पूरी तरीके 2 टेंस, ये बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी। डिसाइडिंग नो यूज़ ऑफ द स्पेशल पावर अंडर द इमरजेंसी प्रोविजंस, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म कर दिया। ये तो उसी बात से साबित हो गया था। अच्छा, ये जो इमरजेंसी की अनाउंसमेंट थी, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से की थी प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो कोई न्यूज़ छपी नहीं थी, सारी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी। तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से इन्फॉर्म किया था, देश के नाम संदेश दिया था देश की जनता को, ओके, जिसमें उन्होंने ये इंग्लिश में भी बताया था और हिंदी में भी, कि बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा थी कंट्री में, तो इसलिए नेशन के अंदर जो है, राष्ट्र के अंदर इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने जो है प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या किया उस टाइम पे गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस की फ्रीडम को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। न्यूज़पेपर वर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल द मटेरियल टू बी पब्लिश्ड। एक तरीके से हम कहते प्रेस सेंसरशिप जो थी वो लग चुकी थी। दिस इज़ नोन एज प्रेस सेंसरशिप, कि ये ऐसा हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कि सेंसरशिप का मतलब होता है कि सारा का सारा प्रेस और मीडिया का पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और अपनी मर्जी से प्रेस एंड मीडिया कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाते। यानी कि वॉट एवर दे आर राइटिंग इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन्स, ठीक है, उनको सेंसर करवानी पड़ती हैं सब चीज़ें। एक सेंसर कमेटी होती है जो अच्छे से माइन्यूटली देखती है वॉट एवर टू बी पब्लिश्ड, कि जो भी कुछ मटेरियल पब्लिश होने जा रहा है वो पहले चेक किया जाएगा कि कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो नहीं है। इमरजेंसी के अगेंस्ट में अगर कुछ छपा हुआ है या फिर गवर्नमेंट की कुछ कमियां बता रखी हैं या कुछ भी वॉट एवर, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाएगा कॉमन पीपल के पास।
तो इस तरीके से पूरी तरीके से प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी। और अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बैन कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी की थी, हिंदू की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को डिसबैन कर दिया। एंड द जमायते इस्लामी, जो कि मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, इन दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैन कर दिया था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, ये कहते हुए कि ये इस तरीके से कम्युनल राइट्स फैला रही हैं, वो उस मुस्लिम्स को हाईलाइट कर रही है और वो हिंदूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, और एक तरीके से ये कम्युनल राइट्स फैला रहे हैं। तो ये कहते हुए इन ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैन कर दिया था इमरजेंसी के टाइम पे। ओके, प्रोटेस्ट एंड द स्ट्राइक एंड द पब्लिक एजिटेशंस वर ऑल्सो डिसअलाउड। अब कुछ भी अलाउड नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई स्ट्राइक नहीं की जाएगी, ओके, कोई किसी तरीके का कोई मास एजिटेशन नहीं होगा, मतलब सब कुछ बंद, कोई कुछ नहीं कर सकता, एवरीथिंग विल बी डिसअलाउड। Most importantly, under the provision of emergency, the various fundamental right of a citizen stood suspended, including the right of citizen to move the court, जो हमारा आर्टिकल 32 के अंडर में आता है, क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये आपको अंडरलाइन करनी है, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये वाली आरएसएस एंड जमायत इस्लामी को डिसबैन किया था उस टाइम पे, और जो हमारी सेंसरशिप थी, सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस पे, पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस को सस्पेंड कर दिया था, ओके। एंड जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, उनको भी कर्टेल कर दिया था। कर्टेल क्या, पूरी तरीके से उस टाइम पे ख़त्म ही कर दिया था। यानी कि जो हमारी रिट आती हैं, जो हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में जो 5 रिट्स आती हैं, हैबिस कॉर्पस आती है, मेमेंडस आती है, सेशरारी आती है, ठीक है, ये सारी जो रिट्स आती हैं, इन रिट्स को ख़त्म कर दिया था आर्टिकल 32 के अंडर। यानी कि अब कोई भी सिटीजन अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है ना, तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट। अपने फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, आप कोई रिट या पेटिशन वो नहीं डाल सकता। तो पूरे तरीके से लग रहा था ऐसा कि दोबारा से एक ब्रिटिश रूल आ गया है, पूरी तरीके से वही की वही जो थी पाबंदियाँ लग चुकी थी। एंड द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या का मतलब होता है कि शक के बिना पे, अगर किसी के ऊपर शक है तो आप उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। अंडर दिस प्रोविज़न पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड नॉट बिकॉज, उनको पकड़ा गया इसलिए नहीं दैट दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, बट इसलिए कि ऑन द एप्रीहेंशन दे मे कमिट एनी ऑफेंस, कि वो कोई अपराध कर सकते हैं, इस बेसिस पर उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। सो दैट वॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे बहुत सारे लीडर्स को पकड़ लिया गया, बहुत सारे ओपोजिशन लीडर को पकड़ा गया, ठीक है। और भी जो जो भी लोग जिन पे भी ये लगा कि ये लोग ज़्यादा दंगा कर रहे हैं, दंगा क्या मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से गवर्नमेंट में, नॉन वायलेंस था बिल्कुल, वायलेंस तो वैसे भी नहीं था उस टाइम पे, ओके। सो यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द गवर्नमेंट मेड लार्ज स्केल अरेस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बहुत ज़्यादा अरेस्ट किया लोगों का एमरजेंसी के टाइम पर। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हैबिस कॉर्पस। अब हैबिस कॉर्पस भी ये रिट है जो कि आर्टिकल 32 के अंडर में आती है, ठीक है। अब हैबिस कॉर्पस भी यूज़ नहीं कर सकते थे, ये पेटिशन भी फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम इसके अगेंस्ट में आपकी कंप्लेंट सुनेंगे, ओके, और हम इस पर मतलब वर्क भी करेंगे, तो आप ये फाइल कर सकती हो ये वाले रिट। बहुत सारे हाई कोर्ट ने ऐसा बोला, सेवरल हाई कोर्ट gave judgment that even after the declaration of emergency the court could entertain a writ of habeas corpus, कि इमरजेंसी के टाइम पर भी जो कोर्ट है वो हैबिस कॉर्पस पेटिशन को सुनेगा, फिल्ड बाय ए पर्सन चैलेंजिंग हिज और हर डिटेंशन। मतलब किसी की तरफ से भी डिटेंशन अगर की गई है, चैलेंज किया गया है, तो कोर्ट उसको सुनेगा। ये बोला था हाई कोर्ट ने अप्रैल 1976 के अंदर, ठीक है, ऐसा कोर्ट ने बोला था। बट द कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ओवर रूल्ड कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन को,
पूरे तरीके से, एंड एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ली होती है दलील, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जो दलीलें हैं ना उनको एक्सेप्ट किया कि भाई ये ऐसा टाइम है कि इट मींट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजन राइट, कि भाई गवर्नमेंट के पास है आपके सारे सिटीजन राइट, हम क्या कर सकते हैं, इसमें इमरजेंसी लगी हुई है। ओके, राइट टू लाइफ भी, लिबर्टी भी, सब कुछ इस टाइम पे गवर्नमेंट के अंडर में है। सो दिस जजमेंट क्लोज द डोर्स ऑफ द जुडिशरी फॉर द सिटीजन एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट जो थी वो थी कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ही अपने दरवाजे बंद कर लेता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसी को प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा राइट जब सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने दरवाजे बंद कर दिए ये कहते हुए कि भाई गवर्नमेंट के पास आपके सारे राइट्स हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, तो अब सिटीजन कहाँ जाए। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अगर आप डीप में इसको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो जज थे, चीफ जस्टिस थे एन रे, वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने अपॉइंट किया था उनको, जबकि हमारे 3 जो सुपर सीनियर जज थे उनको छोड़कर। ओके, सो देर वर मैनी एक्ट ऑफ डिसेंट एंड द रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिसेंट और रेजिस्टेंस के एक्ट हुए थे, बहुत विरोध प्रदर्शन किए गए थे टू द इमरजेंसी। ऐसा नहीं है कि ठीक है गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी तो लोग जो हैं वो चुपचाप बैठ जाएंगे, जी नहीं, चुपचाप तो फिर भी नहीं बैठे थे। मैनी पॉलिटिकल वर्कर्स हु वर नॉट अरेस्टेड इन द फर्स्ट वेव का मतलब है जो एकदम से, ठीक है ना, एकदम से जैसे भगदड़ मच गई, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होने लग गया, ऐसे लीडर्स को घर से उठा उठा के गाड़ियों में भर भर के जेल में लेके जाने लग गए, उस टाइम पर देखिए बहुत ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई थी, कस्टडी में इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे उस टाइम पे। बहुत सारी फैमिलीज़ को तो ये नहीं पता था कि उनके बच्चे हैं कहाँ, गए कहाँ, उनकी इवन डेड बॉडी तक नहीं मिली थी, इतना ज़्यादा बुरा हाल था। तो अब जो फर्स्ट वेव के अंदर अरेस्ट नहीं हो पाए थे वो क्या हो गए, उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। ओके, और ऑर्गेनाइज किया प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, छुप छुप के, ठीक है ना, छुप छुप के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट, जैसे कि वही ब्रिटिशर्स के टाइम पे था ना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो हमारे चाहते थे काफ़ी एग्रेसिव मैनर के साथ गवर्नमेंट के साथ लड़ना, और वो अपने छुप के उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी थी और वहीं से वर्क करते थे। जैसे कि आज़ाद हिंद फौज हमारी बनाई गई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो इस तरह के एक्ट जो थे वो सुनने को हमें मिले, वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जो न्यूज़पेपर थे ना, लाइक द इंडियन एक्सप्रेस, जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्कर क्वेश्चन, जो बड़े बड़े हमारे पब्लिकेशन थे लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द सेंसरशिप। कैसे प्रोटेस्ट किया, अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कुछ बोल तो सकता नहीं था, क्योंकि जिसने भी चोरी छुपे थोड़ा बहुत कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पब्लिश करने की कोशिश की, उसी को अरेस्ट कर लिया गया था और काफ़ी टॉर्चर हुआ था उनके साथ। तो अब जो गवर्नमेंट ने जो सेंसरशिप लगा रखी थी ना, उनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, जब भी न्यूज़पेपर आपका छपता था ना, तो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर पेज, जैसे आपका चैप्टर शुरू होता है ना, आपके ये चैप्टर के बिल्कुल शुरू के पेज पर दी हुई है ये क्लिपिंग, आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर कि कुछ पोर्शन जो है बिल्कुल वाइट है, ब्लैंक छोड़ दिया, बहुत सारी न्यूज़ें छपी और एक बॉक्स बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया बड़ा सा। इट मीन्स वो ये दिखाना चाहते थे, कहीं ना कहीं ये एक लोगों को ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क से दिखाना चाहते थे कि ये चीज़ यहाँ पर हम पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सेंसर कर रखा है, गवर्नमेंट ने इसको छपने नहीं दिया। इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में या इमरजेंसी के अगेंस्ट में कुछ था। तो इस तरीके से अपोज करने की कोशिश की न्यूज़पेपर को ब्लैंक छोड़कर। कुछ टाइम तक चला गया सिलसिला, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बैन लगा दिया था कि भी न्यूज़पेपर को ऐसे खाली क्यों छोड़ रहे हो आप, इस तरीके से आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो उसके बाद वो भी बंद करवा दिया गया था। बहुत सारी जो मैगजीन्स थी, बड़ी बड़ी मैगजीन्स थी, लाइक सेमिनार थी, ठीक है, मेन स्ट्रीम थी, इन्होंने तो अपने पब्लिकेशंस को ही बंद कर दिया था कि वो इस तरह के एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकते।
कि rather than submit to censorship, instead going there, they prefer shut down the press. Okay, so many journalists also were arrested फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि छुप छुप के लोगों ने जो थोड़ा बहुत पैम्पलेट वगैरह जो लिखे थे, पैम्पलेट छपवाए थे, या फिर मतलब कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते थे, या फिर न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत कुछ भी इमरजेंसी के अगेंस्ट में अगर छापा था तो उन जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा काफ़ी सारे जो हमारे छपते रहे हैं पैम्पलेट जो छपे थे, वो भी काफ़ी छपे हैं चोरी छुपे, जिनको हम लीफ लेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो लीफलेट्स और न्यूज़ लेटर्स भी काफ़ी छपे थे, वर पब्लिश टू बाईपास सेंसरशिप। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है कन्नड़ा राइटर थे एक, जिनका नाम था शिवारामा क्रांत। ये आपको अंडरलाइन करना है, शिवारामा क्रांत को अंडरलाइन करना है, जिनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण, ठीक है। और हिंदी राइटर थे हमारे फणीश्वर नाथ रेणु, इनको भी अवार्ड दिया गया था पद्मश्री। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो इन्होंने इस इमरजेंसी के, इस गवर्नमेंट के बिहेवियर के अपोज करने के लिए रिटर्न कर दिए थे अपने अवार्ड्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को खतरा है, कि जिस डेमोक्रेसी के लिए हमने इतने ज़्यादा एफर्ट किए हैं, इतने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, आज हमारी उस डेमोक्रेसी को काफ़ी खतरा हो गया। तो ये भी आपको 1 मार्कर के लिए लर्न करने, यू हैव टू मार्क ओवर देयर। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन थी। बाय लार्ज दो सच ओपन एक्ट्स ऑफ द डिफेंस एंड द रेजिस्टेंस वर देयर, मतलब इस तरह का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो काफ़ी रेयर होता है कि अपने जो अवार्ड्स होते हैं वही वापस कर दिए जाएं, जो भी गवर्नमेंट के अवार्ड दिए गए थे। एंड द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रोट इन मैनी न्यू चेंजेस, काफ़ी सारे नए नए चेंजेस लेके आई थी पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट करी थी। 42 अमेंडमेंट जो हुई थी ना, 42 अमेंडमेंट के टाइम पर इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी कि उसको 42 अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की थी इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन थे 1971 रायबरेली से, उनको इनवैलिड करार दे दिया था, ठीक है। तो अब इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना था प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक अमेंडमेंट की गई, एन अमेंडमेंट वॉज मेड, राइट, declaring that election of prime minister, president and the vice president could not be challenged in the court। अब ये अमेंडमेंट करी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन कर दिया अमेंडमेंट में। इन दिस वे शी रिस्टोर्ड हर पॉलिटिकल करियर, कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अगर ये एक बार बन गए ना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, अगर एक बार बन गए तो इनको कोई भी कोर्ट जो है वो चैलेंज ही नहीं कर सकता। इस तरह के अमेंडमेंट कर दी, इस तरह के अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके इस प्रॉब्लम से ही छुटकारा पा लिया, पूरा मामला ही ख़त्म, कि अब कोई हाई कोर्ट चैलेंज कर ही नहीं सकता, कहीं पर कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन दिस वे द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये क्लास 11th में भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है। ये आर्टिकल 42 क्या था, इसके अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट जो थी वो की गई थी। अमंग द वेरियस चेंजेस मेड बाय दिस अमेंडमेंट, और सबसे जो मेजर चेंज था ना इसके अंदर, वो क्या था कि ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द कंट्री वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 ईयर। यानी कि अब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड पहले 5 साल होता था, 5 साल के बाद इलेक्शन होते थे लोकसभा के। अब यहाँ पे टाइम पीरियड जो था वो एक्सटेंड कर दिया टू 1 ईयर, कि अब 5 साल के अंदर नहीं, 6 साल के बाद इलेक्शन होंगे। यानी कि अगर इलेक्शन हमारे 1971 में हुए थे, तो इस तरीके से हमारे 1976 के अंदर इलेक्शन होने थे आफ्टर 5 ईयर। तो अब यहाँ पर 1 साल एक्सटेंड करने के बाद इलेक्शन होने चाहिए 1977। ओके, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के टाइम पर अपने आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि इलेक्शन जो है वो 1 साल आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से अब इलेक्शन के लिए अब होने थे, इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978 इंस्टेड ऑफ 1976। तो कितना ज़्यादा 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे हो गया।
एक साल इमरजेंसी की वजह से बढ़ गया और एक साल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था उसके अंदर अब टाइम पीरियड कर दिया था 5 साल से 6 साल कि 6 साल के बाद इलेक्शन होंगे। ओके, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े थे कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी अमेंडमेंट करी थी। नंबर 1 हम दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं शॉर्टली कि जो प्रेस थी, प्रेस के ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था। जो हमारा आर्टिकल 19 है, 19 में हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम किसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं? अपना लिख के, बाय राइटिंग, बाय पेंटिंग, ओके, बाय एक्सप्रेस, बाय स्पीच। तो ये सब चीज़ें बैन हो गई, आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, ये कहते हुए कि इमरजेंसी के अंदर ये प्रावधान है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सारे फंडामेंटल राइट्स को आप बैन कर सकती हो। ओके, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज़्यादा हुआ था इस टाइम पर। जो हमारे रिट थी आर्टिकल 32 के अंदर, वो सारे के सारे जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी। ये सब हुआ था, ये बड़े बदलाव हुए थे। दूसरा क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने अपने काफ़ी अपोजिशन किया था इस चीज़ का, और छुप के एक तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी और इनका विरोध करने की कोशिश की थी। ऐसा माना जाता है कि उसमें जो हमारे अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, वो भी इनमें शामिल थे। ठीक है, इनमें शामिल थे, यानी कि एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे छुप के, क्योंकि वो भी तो लीडर्स थे ना उस टाइम पे। तो उनको भी मतलब उनके साथ और भी थे कई लीडर जिनको मतलब जो फर्स्ट वेव के अंदर जो है अरेस्ट नहीं किए गए थे। ओके, तो उसके बाद बड़े बड़े जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने अपने अवार्ड को वापस कर दिया था। और अब इंदिरा गांधी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी अमेंडमेंट करी थी, लाइक अब प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट। और दूसरा अब जो टाइम पीरियड था लोकसभा का वो 5 से 6 ईयर कर दिया था बढ़ा के। ओके, so that's all for today's lecture. In the rest part we will discuss the next topic of this chapter, controversies regarding emergency. Okay, so thank you for being with me.